मेडिकल पाठशाला। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जनरल एग्जामिनेशन देखेंगे फीवर में। ठीक है, किसी फीवर फेब्राइल पेशेंट में कौन कौन से जनरल एग्जामिनेशन क्या क्या करना है वो हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले इसमें हमने लिखा है टेम्परेचर। टेम्परेचर तो अहम सबसे मेन चीज़ होती है फीवर में, टेम्परेचर का बढ़ना। टेम्परेचर कहाँ से चेक करते हैं? या तो ओरल टेम्परेचर चेक करते हैं, या फिर एक्जिला में चेक करते हैं, या फिर ईयर टेम्परेचर चेक करते हैं। मोस्टली जो है ये दो तरीके हैं, ओरल या फिर एक्जिला में। ओरल टेम्परेचर जो होता है वो हमारे ईयर टेम्परेचर से यहाँ पर 0.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होता है, और ओरल टेम्परेचर से एक्जिला में चेक करेंगे तो ये 0.5 डिग्री सेल्सियस कम आएगा एक्जिला में। ठीक है, ये ऐसा होता है इस तरह का। नॉर्मल हमने आपको रेंज बता दी थी वी फीवर की स्टार्टिंग की वीडियो में। अब हम देखते हैं कि पल्स जनरली क्या होता है कि हर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर 10 बीट बढ़ जाती है, हार्ट रेट जो है बढ़ जाती है फीवर में। जनरली बात हो रही है, टैकीकार्डिया की कंडीशन हमें फीवर में देखने को मिलती है। लेकिन कुछ बुखार ऐसे हैं जैसे टाइफाइड है, ब्रुसेलोसिस है, लेप्टोस्पायरोसिस है, डिप्थीरिया है, इनमें पल्स रेट नहीं बढ़ती है। पल्स रेट यहाँ पर इसके साथ जो है डिसोसिएशन हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ऐसा टैकीकार्डिया कॉज नहीं होता। बाकी के दूसरे फीवर्स में ऐसा होता है कि फीवर जब होता है तो साथ में टैकीकार्डिया भी देखने को मिलता है। रेस्पिरेटरी रेट पर भी असर पड़ता है। हर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर 4 ब्रेथ्स पर मिनट बढ़ जाती है, यानी रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ जाती है फीवर की कंडीशन में। ब्लड प्रेशर का क्या होता है? ब्लड प्रेशर अगर हम चेक करेंगे किसी पेशेंट में तो कभी कभी क्या होता है कि हाइपोटेंशन होता है। हाइपोटेंशन की वजह ये हो सकती है कि उसके पेशेंट में सेप्सिस हो गया है या फिर सेप्टिक शॉक लगा हुआ है, तो सेप्सिस की वजह से हाइपोटेंशन हो सकता है, ये एक पॉसिबल कॉज है। अब हाइपरटेंशन अगर किसी को है साथ में फीवर भी है तो ये आप किडनी डिजीज़ की वजह से हो सकता है, या फिर प्राइमरी अगर है तो वो तो आप जानते हैं उसका कोई तो कॉज है नहीं मेन, वो किडनी डिजीज़ से हो सकता है। वहाँ पर फिल्ट्रेशन सही नहीं हो रहा है, कोई ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो गया हो, या फिर कोई और बीमारी हुई है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन कॉज हो रहा है, वो हम चेक कर सकते हैं उसके दूसरे इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए। लिम्फ नोड्स तो बहुत ही अहम होते हैं हमारी क्लिनिक में डे टू डे पेशेंट को चेक करने के लिए। बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनमें लिम्फ नोड्स बड़े बड़े हुए होते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जिनके जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी। इस सेक्शन में हम देखेंगे लिम्फ नोड्स के बारे में। लिम्फ नोड्स के बारे में सबसे पहले क्या हमें देखना है कि पेशेंट की साइट, किस साइट पर लिम्फ नोड कौन सा बढ़ा है। अब साइट में जैसे कि जिस जगह पर बढ़ा हुआ होगा तो उसी जगह में बॉडी में इन्फेक्शन हो, जैसे लंग्स के पास बढ़ा हुआ है या फिर ओरल म्यूकोसा के पास बढ़ा हुआ। अगर लंग्स के पास जैसे चेस्ट में आगे स्टर्नम के इधर उधर बायलैटरली पाए जाते हैं बहुत सारे लिम्फ नोड्स, अगर ये बढ़े हुए हैं तो हमें जो है एक्सरे में देखेंगे तो उससे ये पता चलेगा कि लंग्स में कोई इन्फेक्शन है। अगर यही साइट की बात करें, अगर ये एक्जिला के पास है तो उस रीजन में इन्फेक्शन है, या फिर कान के आगे प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स अगर वहाँ में आसपास में इन्फेक्शन है तो वो बढ़ेंगे, या फिर आप गले में गर्दन में इधर उधर जो इन्फेक्शन वो लिम्फ नोड्स होते हैं स्टर्नोक्लेविडोमास्टोइड मसल के आसपास, या फिर मैंडिबुलर बोन मैंडिबल के पास होते हैं, यहाँ पर कान के पीछे जो होते हैं। तो इन सब साइट को हमें चेक करना पड़ेगा। जिस साइट पर अगर बढ़ा हुआ है या फिर नीचे है ग्रॉइन एरिया में इधर उधर, तो वहाँ पर वहाँ के कोई इन्फेक्शन हो सकते हैं, वो हमें देखना पड़ेगा बाकी के इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए। और हमें क्या देखना है, जैसे यहाँ पे लिख दिया है तो वही बात कि सर्वाइकल लिम्फ नोड्स देख लें, एक्सिलरी देख लें, इंग्वाइनल एरियाज में भी देख लें। कभी कभी समटाइम्स क्या होता है कि लिम्फ नोड में कैंसर हो सकता है, तो इसको हम लिम्फोमा कहते हैं, लिम्फ नोड के कैंसर को। इस वजह से भी लिम्फ नोड बड़े हो सकते हैं। कोल्ड की वजह से क्या होता है, कभी कभी एक्यूट इन्फेक्शन होता है तो एक्यूट फेरेंजियोटॉन्सिलाइटिस होता है। ठीक है, गले के वहाँ पर और टॉन्सिल में ये इन्फ्लेमेशन हो जाता है और वहाँ के जो लिम्फ नोड्स हैं
स्वेल कर जाते हैं। क्रोनिक इन्फेक्शन अगर है किसी को, अगर बढ़े हुए हैं उसके लिम्फ नोड्स, तो ये इन्फेक्शन कोई टीबी हो सकती है या फिर कैंसर हो सकता है। ये एक पॉसिबल मतलब चांस है। अगर बहुत दिनों से इन्फेक्शन है, 1-2 महीना हो गया है, उसके साथ और भी सिम्टम हमें देखने पड़ेंगे कि फ़ीवर भी हल्का रहता है, बच्चा है या बड़ा है, खाना नहीं खा रहा है, भूख नहीं लगती, वेट लॉस भी हो रहा है, तो हम कर सकते हैं सस्पेक्ट कि टीबी हो सकता है या कैंसर हो सकता है। ये तो हमें बाकी के इन्वेस्टिगेशन से ही कंफर्मेशन मिलेगा। जैसे कि इसमें बताया कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर में एक्सिलरी लिम्फ नोड स्वेल कर जाएंगे, क्योंकि ब्रेस्ट के पास कौन सी लिम्फ नोड्स हैं, एक्सिला की, तो वो लिम्फ नोड्स स्वेल कर जाती हैं। जर्नलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी अगर है किसी भी पेशेंट में, मतलब बहुत सारी जगह पे लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग है, फर्मनेस है, जैसे कि एक्सिला के पास जो है लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग है, गर्दन में जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनमें स्वेलिंग है, या फिर कान के आगे प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स उनमें स्वेलिंग है, पेरी ट्रेकियल लिम्फ नोड्स हैं, या फिर इंगुइनल एरिया के लिम्फ नोड्स हैं, इन सब में कहीं पर सब जगह स्वेलिंग है लगभग, तो ये जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी कहलाया जाता है। ये किस वजह से हो सकता है? ये एड्स की वजह से हो सकता है, लिम्फोमा की वजह से, यानी कि ये कैंसर है, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर है, टीबी की वजह से भी हो सकता है, और सिफिलिस से भी ऐसा हो सकता है। जॉन्डिस, अगर किसी पेशेंट में जॉन्डिस है, अगर हमें दिखाई दी, वो कैसे पता चलती है? हम क्या करेंगे? नेल बेड्स को चेक करेंगे, कंजक्टाइवा को चेक करेंगे, स्किन को देखेंगे। अगर येलोनेस इन जगह पर दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा, तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट को जॉन्डिस है। जॉन्डिस ये किस वजह से हो सकता है? जैसे कि हीमोलिसिस की वजह से हो सकता है, जैसे कि मलेरिया में हीमोलिसिस हो सकता है, या हेमोरेजिक फीवर्स हैं, जैसे कि डेंगू है, जब ये DHF जिसको कहते हैं डेंगू हेमोरेजिक फीवर, उसमें आरबीसी टूटते हैं तो बाइल बिलिरुबिन बाइल पिगमेंट ये ज़्यादा बनते हैं, इसीलिए जॉन्डिस हो जाता है। लिवर डिजीज़ है कोई, जैसे वायरल हेपेटाइटिस है या लिवर एब्सेस है, इन बीमारियों की वजह से भी जॉन्डिस हो सकता है, जो हमें देखना रहता है। अब हम आइज़ को देखेंगे। आइज़ में कंजक्टाइविटिस को देखेंगे, कहेंगे कंजक्टाइवा में इन्फ्लेमेशन तो नहीं है। ये तो एक तो ये है कि लोकलाइज इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, उसी कंजक्टाइवा में कोई इन्फेक्शन हो गया है, स्ट्रेप्टोकोकल स्टेफाइलोकोकल किसी बैक्टीरिया का किसी भी इन्फेक्शन हो गया है तो हो सकता है, या फिर किसी सिस्टमिक बीमारी जैसे कि मीज़ल्स। मीज़ल्स भी एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें कंजक्टाइवा में इन्फ्लेमेशन होता है, और बाकी रैशेस तो बॉडी पर होते ही है। रॉथ स्पॉट ऑन द रेटिना इन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में रेटिना पर रॉथ स्पॉट होते हैं। रॉथ स्पॉट क्या होता है? ये रेड कलर के, डार्क रेड, कभी कभी ब्लैक भी होने लगते हैं, ये रेटिना के ऊपर स्पॉट्स दिखाई देते हैं, छोटे छोटे धब्बे होते हैं, वो पड़ जाते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की सूरत में। ईयर्स में क्या चेक करेंगे? ईयर्स में एक्सटर्नल ईयर में अगर हमें इन्फ्लेमेशन दिख रहा है, रेडनेस दिख रही है, स्वेलिंग दिख रही है, तो ये ओटाइटिस एक्सटर्ना होता है। अगर रेड ईयर ड्रम देखेंगे, हम चेक करेंगे ईयर ड्रम को, अगर वो रेड है, बल्ज कर रहा है बाहर की तरफ, एकदम सूजन उसमें दिख रही है चेक करने पर, तो ये ओटाइटिस मीडिया होता है, या कि वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है। ईयर ड्रम परफोरेटेड भी हो सकता है, यानी छेद भी उसमें हो सकता है। वो ऐसे पता चलेगा कि हमें एक्सटर्नल ईयर कैनाल में कोई फ्लूइड भरा हुआ मिला है, कोई पस भरा हुआ मिला है, बार बार कान बहता रहता है, तो ये परफोरेशन की वजह से ऐसा हो सकता है। अब हम माउथ देखेंगे, माउथ को चेक करेंगे, विजुलाइज करेंगे क्या क्या चीज़ें, अंदर के गाल देखेंगे, इनर चीक्स, पैलेट को देखेंगे, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, टंग को देखेंगे, ज़बान देखेंगे, पूरी चेक करेंगे हम, उसमें कोई छाला तो नहीं है, कोई अल्सर तो नहीं है, कोई ओरल थ्रस्ट तो नहीं है, एनी फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है। फेरिंग्स को चेक करेंगे, टॉन्सिल्स को देखेंगे, उनमें कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है। गम्स को देखेंगे, गम्स में क्या इन्फ्लेमेशन है, कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, या कोई कुछ और इन्फेक्शन तो नहीं दिख रहा है, छाला तो नहीं निकल रहा है। टीथ को देखेंगे, दांत कैसे क्या हैं, और थ्रोट को देखेंगे, टॉन्सिल्स को चेक करेंगे, टॉन्सिलाइटिस तो नहीं हो रहा है, गले में कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं दिख रहा है वहाँ पर। अगर बच्चा है तो कोई इसमें मेम्ब्रेन तो नहीं बन रही है, जैसे डिप्थीरिया में बन जाती है,
सूडो मेम्ब्रेन। वाइट लीजन्स अगर हैं मुंह के अंदर, सफ़ेद सफ़ेद पपड़ी जमी है या फिर सफ़ेद सफ़ेद कुछ जमा हुआ है, तो ये ओरल थ्रश कहलाता है, यानी ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है। वो अल्सर भी हो सकते हैं। अगर ये अल्सर मुंह के अंदर हैं या फिर मुंह के बाहर हैं या चारों तरफ मुंह के आसपास, तो ये ओरल हर्पीज़ हो सकता है अल्सर की शक्ल में। उसकी भी पहचान हमें होना चाहिए कि ये हर्पीज़ ही है। स्किन को पूरे स्किन अगर कोई पेशेंट है, ये सब सारे जनरल एग्जामिनेशन के दौरान स्किन को भी देखना है। स्किन में क्या, हमें पूरा सरफेस हमें बॉडी का उसका देखना है। कभी कभी कपड़े पहना रहता है पेशेंट तो हमें नहीं दिखती हैं, तो हमें चाहिए कि उसके हर जगह बॉडी पे एंटायर सरफेस को एग्जामिन करें, देखें। कहीं छोटा सा रैश भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि अगर कोई भी डिज़ीज़ अभी स्टार्ट हुई है, अभी कुछ ही मतलब क्रोनिसिटी उसमें कम है, कह दें कि अभी कुछ ही दिन का इन्फेक्शन फीवर हो रहा है, तो अभी उतने रैशेस नहीं दिखाई देंगे। तो इसीलिए हमें पूरी स्किन को देखने की ज़रूरत पड़ती है। अभी हमें देखना होगा रैश कैसा है, रेडनेस है, स्वेलिंग है, ठीक है। देखेंगे कोई ओपन वुंड तो नहीं है, कोई अल्सर तो नहीं है, किसी कीड़े का कटा हुआ तो नहीं, बाइट मार्क्स तो नहीं है, कोई निशान तो नहीं है। और इंजेक्शन साइट्स को भी चेक किया जाएगा, कहीं भी इंजेक्शन लगा था वहाँ पे तो स्वेलिंग, रेडनेस, इन्फ्लेमेशन तो नहीं हो रहा है, बाद में फिर से इन्फेक्शन वहाँ तो नहीं डेवलप हो रहा है। इंट्रावेस्कुलर डिवाइसेस पेशेंट के अंदर अगर लगी हुई हैं, वो भी इन्फेक्शन कर सकती हैं, जैसे कि पेसमेकर लगा हुआ था अलग से, ठीक है, या फिर स्टेंट पड़ा है, कोई ग्राफ्टिंग हुई है, तो वो सब भी इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। वो चीज़ें हमें भी चेक करने की ज़रूरत होती है। हैंड और नेल्स को देखेंगे पेशेंट को, हाथों और नेल्स में क्या होता है कि कभी कभी स्प्लिंटर हेमरेज हमें दिखाई देते हैं। क्या होते हैं कि ये काले काले से धब्बे पाम और नेल बेड्स पर दिखाई देते हैं। ये किस वजह से, हेमरेज की वजह से हो रहा है, लेकिन इसके पीछे कोई बीमारी होती है, ये कोई इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, जो हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद कंफर्म किया जा सकता है। जिसको स्केली और इची लीजन्स फिंगर्स के बीच में अगर हैं, स्केली हैं, सूख जाता है एकदम और खुजली भी बहुत होती है, तो ये ऐसे लीजन्स हैं फिंगर्स के बीच में, तो ये इसके बीज माइट हो सकते हैं, यानी कि इसके बीज का इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट के अंदर। तो ये इतना था आज का जनरल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम 1 बाय 1 देखेंगे सिस्टमिक एग्जामिनेशन। थैंक यू।